स्टूडेंट, अभी मैंने आपको पहले वीडियो में संस्कृति का स्वरूप समझाया था, जिसका केंद्रीय भाव मैंने आपको बताया था। अब पाठ की ओर आगे चलते हैं। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है, अर्थात यदि हमारी संस्कृति अच्छी है, विकासशील है और संस्कृति का हम पालन करते हैं तो ये आगे चलकर हमें बहुत बड़ा फल देती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। ये सही बात है कि हमारे सांस्कृतिक साहित्यों, संस्कृतियों, परंपराओं के छोटे छोटे बीजों से बड़ा वृक्ष तैयार होता है, अर्थात हमारे आने वाले पीढ़ी भी उस चीज़ से सीख लेते हैं। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होता है। कल्प वृक्ष जो हमेशा ही फल देता है, उसी तरह सांस्कृतिक कार्य करते रहना चाहिए जो हमें हमेशा फल ही देते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें अपने जीवन की उन्नति और विकास के लिए संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसकी ओर याद करनी चाहिए, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुधि यानी ध्यान रखना। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उतने ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि हमें अपने देश के विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ तो होना ही चाहिए, साथ में हमारी सांस्कृतिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। हमारी संस्कृति का विकास भी निरंतर होते रहना चाहिए। जो उन्नत देश हैं, हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें संस्कृतियों का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। अर्थात आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वो अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी पालन करते हैं, उसका भी वो उपयोग करते हैं और उसको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। मतलब संस्कृति हमारा आज का वर्तमान का नहीं है, बल्कि हमारे पहले जो बीत चुका है, भूतकाल और भविष्य काल और अभी जो हमारा वर्तमान काल है, तीनों का मिश्रण ही हमारी संस्कृति है। हम वर्तमान की संस्कृति बस से अपना जीवन विकसित नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने बीते हुए समय के, भूतकाल के भी संस्कृति को अपनाना होगा और साथ में हमें आगे भविष्य की संस्कृति को भी सोचना होगा, उसके विकास के लिए कार्य करने होंगे, तभी हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से विकास कर पाएगी। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। लेखक का कहना है कि हमारी संस्कृति हमें जीने का ढंग सिखाती है। जैसा हम विचार रखते हैं, जैसा हम जीवन का ढंग रखते हैं, वो हमारी संस्कृति से आती है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। सही बात है। लेखक का कहना है कि संस्कृति कोई हवा की चीज़ नहीं है और ना ही वो कोई वस्तु है जिसे हम पकड़ सकते हैं। संस्कृति तो हमारे विविध प्रकार के कार्यों के द्वारा मूर्तिमान रूप में स्थापित होती है। अर्थात एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं कि यदि कोई अच्छाई है किसी व्यक्ति में, तो आपको वस्तु रूप में नहीं दिखेगी कि व्यक्ति में इतने किलो अच्छाई है या इतना व्यक्ति इतना % अच्छा है। वो तो उसके कार्यों के द्वारा ही हमें उसकी अच्छाई का पता चलेगा। वैसे ही हमारी संस्कृति है जो कि हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे विभिन्न प्रकार के विकास के द्वारा ही संस्कृति का हम आकलन किसी देश की कर सकते हैं। अनेक प्रकार के देशों की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। इस तरह अपने संस्कृति का हर देश निरंतर विकास करने के लिए अग्रसर है। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। नाना प्रकार की संस्कृतियां अलग अलग तरीके से निरूपित की जाती हैं, अलग अलग प्रकार से दर्शाई जाती हैं। उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण, शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। अर्थात उसका निर्माण मनुष्य के मन से हुई है, उनके प्राणों से हुई है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। लेखक का कहना है कि मनुष्य का जो जीवन है वो रुकता नहीं है, ना ही किसी के लिए थमता है,
वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी नाना प्रकार से नए रूपों को लेकर वो आगे बढ़ता ही जाता है। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी ने जो किया, अब जो वर्तमान पीढ़ी है, आप लोग हो, वो सब नई और संस्कृतियों का निर्माण करेंगे, नई चीज़ों में विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। तो इस तरह निरंतर ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला संस्कृति के ही अंग कहलाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि धर्म, कला, साहित्य किसके अंग हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये संस्कृति के ही अंग हैं। संसार देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। मतलब हमारे भारत देश में या हमारे दुनिया को ले लें, संसार को ले लें, वहाँ अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अलग वेश धारण करते हैं, कुछ अलग भाषा बोलते हैं, कुछ अलग खान पान है। उनकी संस्कृतियाँ भी अनेक हैं, अर्थात उनके त्यौहार, उनके साहित्य, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं। यहाँ नानत्व अनिवार्य है, वह है मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। अर्थात अपने ही लोग अपनी संस्कृति को, जो भी परंपराओं को मानते हैं लोग, वो अपनी संस्कृति का विकास करने में लगे रहते। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। लेखक का कहना है भले हम भारत देश, जैसे मान लो हमारा भारत देश है, हम अनेक प्रकार से परंपराएं मानते हैं, अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, अनेक साहित्यों को पढ़ते हैं, वेद पुराण हमारे अलग अलग हैं, जाति भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है, वो एक सूत्र में बंधी हुई है और इसी के कारण हमारे देश में एकता भी है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है। इस तरह उनका संस्कार करती है। मतलब हमारे संस्कारों को ये हमारी संस्कृति है जो दर्शाती है। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियाँ और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं, उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ये भी ठीक है लेखक का कहना कि संसार में तो हम बहुत लोगों को देखते हैं, स्त्रियों को, पुरुषों को, लेकिन हम में किनके गुण आते हैं? हमारे माता पिता के गुणों को हम अनुसरण करते हैं और उसको ही अपनाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते जाते हैं। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है, उसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारा देश गुलाम था। लेखक बता रहे हैं कि उस समय तो हम अपनी सारी चीज़ों को अपनाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जब हमारा देश गुलाम था, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, विचारों से भी स्वतंत्र हैं और अपने जीवन के ढंग को बदलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अपने तरीके से नए अवसर प्राप्त करके ढालने का पूर्ण स्वतंत्रता है। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। लेखक का कहना है कि यदि हम नवीनता लाएंगे अपने जीवन में तो हमें ऐसे आसमान से टपक के नहीं मिलने वाली। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुद ही कार्य करना होगा, खुद ही अपने जीवन को विकसित करने के लिए, विकासशील करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए हमें स्वयं ही उसका प्रयास करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। लेखक का कहना है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए सबसे प्रबल साधन होती है संस्कृति। यदि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता का विकास हमें ज़ोर शोर से करना होगा, उसकी ओर ध्यान देना होगा और उसमें बदलाव भी लाने होंगे। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बढ़ती आई है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेखक कहते हैं जिनकी संस्कृतियाँ प्राचीन काल से बढ़ती आई हैं, निरंतर उन्नति करती आई हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। जो अच्छी संस्कृतियाँ हैं, जो देशों में, अनेक देशों में उनका
सभी देश सम्मान करते हैं। जैसे आप जानते हैं, भारत देश अपनी संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृतियों को लोग अपनाते भी हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो इस तरह हमें आगे बढ़ते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। पूर्व और नूतन, हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी वर्तमान संस्कृति को लेकर ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। हमें तो अपने पहले की और अभी की जो नया है, दोनों को मिलाएंगे, तभी हमारे उच्च संस्कृति का निर्माण होगा। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है। अर्थात जो पुराने थे वो भी, उनके विचार भी बहुत ही अच्छे थे और उनकी संस्कृतियाँ भी, उनके पालन करने में भी हमें लाभ था। लेकिन जो नया है वो भी अच्छा है। तो अर्थात जब तक हम नए और पुराने का मेल नहीं करेंगे, तब तक हमारी संस्कृति को नया आयाम नहीं मिलेगा। जो बुद्धिमान होते हैं वो दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी में हर वस्तु, हर विचार को परखते हैं। जैसे किसी ने यदि किसी के बारे में कह दिया तो उसमें हमें धारणा नहीं बनानी चाहिए, पहले उसका पालन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए, फिर उसके बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहिए। तो इस तरह हमें दुराग्रह को छोड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने विचारों को परखना चाहिए। मनुष्यों के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। अर्थात मनुष्य का चरित्र मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होता है। चरित्र तो कोई दूसरा व्यक्ति आपका नहीं बना सकता। चरित्रवान बनने के लिए आपको ही अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कठोर बनना होगा। आपको अपने चरित्र का निर्माण करते समय आपको स्ट्रॉन्ग इसमें रहना होगा, तभी आप अपने चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं कर पाता। अर्थात लेखक का कहना है कि यदि कोई आलसी व्यक्ति है जो घर में ही बैठे बैठे सोचते रहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, देश के लिए ऐसा कर लूँगा या अपने लिए ऐसा कर लूँगा, वो व्यक्ति कभी भी इस संसार रूपी नाव को पार नहीं कर पाता और अपने देश और समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वो दूसरों के कहे अनुसार ही जीवन को गुजारते रहता है। गुप्तकालीन संस्कृति के गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी उसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। अर्थात हमें अपने नए जीवन में पुराने दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसके प्रभाव को देखते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए। लेखक का कहना है, भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उनके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात यदि भूतकाल में जो संस्कृतियाँ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आई हैं, जो हमारे बड़े हमें दे गए हैं, ज्ञानी पुरुष हमें दे गए हैं, उन संस्कृतियों को हमें अपनाना तो है, लेकिन पहले उसका निरीक्षण कर लेना है, पहले उसको देख लेना है और उनकी रूढ़ियों को हमें हटाकर उसको नवीन रूप में देकर उसका हमें निर्माण करना है और उसे हमें अपनाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुराने पीढ़ी हमें जो दे गए विरासत में, उसी संस्कृति को ही हम अपनाकर उसी का पालन आँख मूंद कर करते रहें। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचारों को मानने वाला, जो किसी ने कह दिया यही सही है, यही अच्छा है, तो आँख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन लेखक का कहना है हमें उस पर भी संशोधन करना चाहिए और उसको सही तरीके से उसका निर्माण कर उसमें और नई चीज़ें डालकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह ये भूतकालीन साहित्य को हमें उसी तरीके से नहीं अपनाकर बल्कि उनकी रूढ़ियों को हटाकर उसको नवीन तरीके से अपनाना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। धर्म का मथा हुआ सार क्या है? अर्थात पूरे धर्म को यदि निचोड़ा जाए,
उसको छांटा जाए तो क्या सार है उसकी। हम क्यों धर्म के कार्यों को मानते हैं, क्यों धार्मिक विचारों को रखते हैं? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो अर्थात धर्म का मथा हुआ सार क्या हुआ कि हमें अपने जीवन को प्रयत्नपूर्वक निरंतर ऊपर उठाते ही जाना है। इस तरह हमारे जीवन में संस्कृति क्यों आवश्यक है ये आप समझ गए हैं, है ना। हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए संस्कृति का विकास ज़रूरी है, संस्कृति का पालन करना ज़रूरी है। साहित्यिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक क्वेश्चन है, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं? आत्महनन मतलब आत्महत्या करते हैं, स्वयं अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो इसमें लेखक बता रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जो मनुष्य डरपोक होता है, जिसने जो कहा वही मान लिया और इस तरह से उसी को पत्थर की लकीर समझकर उसी का पालन करता है, वो मनुष्य डरपोक होता है और वही आत्महनन का मार्ग अपनाता है। जो चाहता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, किसी ने कह दिया कि तुम तो अब कुछ ही नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और वो मनुष्य उसी वाक्य को रख के अपने जीवन की समाप्ति कर लेता है। कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? ऐसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते जो कि कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, ना राष्ट्र का विकास कर पाते, ना बड़ों का आदर कर पाते। ऐसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते, उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे लोग देश और विकास और अपने उन्नति के लिए क्या कर पाएंगे? तो ऐसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? ढलना मतलब समाप्त होने लगता है जब व्यक्ति अपने आप को निराश कर लेता है और व्यक्ति कुछ करने के लायक नहीं रहता, वो कुछ सोचने के लायक नहीं रहता, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना घर के बारे में, ना परिवार, ना समाज और ना ही देश। ऐसे व्यक्तियों का जीवन ढलने लगता है। तो इस तरह बच्चों, मैंने आप लोगों को पूरे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और बाकी मैंने आपको शॉर्ट में जो पॉइंट थे आपको समझाने लायक वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। समझने से पहले आप एक बार बुक रीड करेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जितना आपसे हो बन जाए उतना आपको डालना है वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी आप आंसर लिखकर डाल सकते हैं।